अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अभी आप लोग क्लासरूम के अंदर हैं तो क्या देखना है, मुझे ही देखना है। वही आप लोगों ने केमिस्ट्री मुझसे आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं और केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और आप ये बात जानते हो कि केमिस्ट्री के अंदर हम जो है इस वक्त चैप्टर नंबर 8 पर मौजूद हैं। पार्ट 2 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 पर मौजूद हैं, जिसका टाइटल हाइड्रोकार्बन है। और हमने जो है हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट किया हुआ है। और हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने क्या किया था कि इसका इंट्रो लिया था, उसके बाद इसके नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था। और नोमेनक्लेचर के डिस्कस करने के बाद हम आगे मूव कर चुके हैं। और अब हम जो है वो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज डिस्कस करेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक के तौर पे आज हमने क्या करनी है, अल्केन्स की डिस्कस करनी है। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन की, ठीक है, तो हम अल्केन्स के हवाले से कुछ जो है वो देखेंगे कि अल्केन्स, हम जानते हैं कि अल्केन्स बेसिक के तौर पे होता क्या है। अल्केन्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अल्केन्स हम कहते हैं कि वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसके अंदर जो कार्बन एटम है, ठीक है, वो अपने ही तरह के दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ भी बना सकता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अगर जो हम ये बात कहते हैं कि किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेसिफिकली तौर पे हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर कार्बन की वैलेंसी जो है, यानी उसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन की सलाहियत है, अगर वो सिंगल यानी सिग्मा बॉन्ड से पूरी होती है, तो इस तरह के हम कंपाउंड को अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अल्केन कहते हैं। ठीक है जनाब। तो अब हम अल्केन्स के कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से हम देखेंगे कि अल्केन्स जो हैं इनकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कुछ है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे क्या है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट हम पॉइंट की डिस्कशन करने लगे हैं, इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे। फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे कि अल्केन्स जो है वो फिजिकल तौर पे, यानी कि इनका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ये किस तरीके से दिखते हैं, इनकी स्मेल है या नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की, अल्केन्स के फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो हम ये बात कहते हैं कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के ये जो अल्केन्स होते हैं, दे आर कलरलेस गैस। ठीक है, कलरलेस, ऑडरलेस, यानी विदाउट स्मेल, इनकी कोई स्मेल खास नहीं होती। ठीक है, कलरलेस गैस इसको हम कहते हैं। ठीक है, C1 to C4 जो है, दे आर कॉल्ड एज कलरलेस, दे आर फिजिकली कह सकते हैं कि प्रेजेंट, ठीक है, इन कलरलेस गैस फॉर्म। ठीक है, कलरलेस गैस फॉर्म के अंदर जो है ये अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। और फिर हम ये बात कहते हैं कि जब हम C4 से ऑनवर्ड अराउंड C17 तक मूव करते हैं, यानी C17 तक हम जब जाते हैं, तो ये फिर क्या होते हैं कि ये फिर कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है जनाब। C1 to C4 जो है बेसिक के तौर पे ये क्या है, ये कलरलेस गैस है। और फिर उसके बाद C4 to C17 कलरलेस लिक्विड है। और उससे ऑनवर्ड अगर हम चलते हैं, C17 टू ऑनवर्ड, जितने भी अगर हम आगे जाएं ऑनवर्ड, ठीक हो गया, जितना भी हम आगे की तरफ को, यानी जितने भी कार्बन एटम बढ़ाते जाएं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे आर वैक्सी लिक्विड सॉलिड्स। ठीक है, इनको हम वैक्सी सॉलिड कहते हैं, ये वैक्सी सॉलिड कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, किस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि हम फिजिकल स्टेट ऑफ, यानी फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं कि अल्केन्स किस फिजिकल स्टेट में जो है वो मौजूद होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कार्बन 1 टू कार्बन 4 जो हैं, दे एग्जिस्ट एज कलरलेस गैस। फिर कार्बन 4 से ऑनवर्ड कार्बन 17 तक के जो जितने भी हमारे पास अल्केन्स हैं, दे एग्जिस्ट एज कलरलेस लिक्विड। और कार्बन 17 टू ऑनवर्ड जितने भी हैं वो वैक्सी सॉलिड की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमने डिस्कस तो कर लिया कि इनकी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज होती है विद द चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब उसकी रीजन क्या है, देखें, हमें रीजन पता होना चाहिए, हमें हर एक चीज की रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेस करती है कॉन्सेप्ट के ऊपर और बेस करती है रीजंस के ऊपर। तो हम इसका कॉन्सेप्ट और रीजन समझेंगे कि इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होने से इनकी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्यों चेंज होती है। तो सबसे पहली रीजन ये है कि जैसे से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हो, देखो ना, कार्बन 1, फिर कार्बन 2, 3, 4, 5 कार्बन कंटेनिंग जो है वो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन आ गया, फिर 6, फिर 7, फिर 8। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी लेंथ में इजाफा होगा, चेन लेंथ में इजाफा होगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन की, यानी अल्केन की
चेन लेंथ में इजाफा होता है वैसे वैसे कंपाउंड जो है उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। ये तमाम पॉइंट्स आपने डिस्कस किए थे फर्स्ट ईयर के अंदर, आपने पता नहीं मुझे अब याद है, आप लोगों को ये नहीं याद होंगे। चैप्टर नंबर जब आपने 4 पढ़ा था, जब हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था, आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस किया था। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें आपने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ी थी, ठीक है, इनमें आपने क्या किया था, इनमें आपने डिस्कस किया था कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बिटवीन द टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो जितने भी अल्केन्स होते हैं, चाहे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ भी हो, कोई भी कार्बन, जितने भी कार्बन कंटेनिंग अल्केन हो, ये सारे के सारे हाईली नॉन पोलर टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं। तो चूंकि ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर टाइप ऑफ कंपाउंड है, तो इस हमने बात पढ़ी भी है, हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर कि जब भी नॉन पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं, वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप होती हैं। और ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट क्यों होती हैं, किस तरीके से होती हैं? ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट होती हैं किस वजह से क्रिएट होती हैं? ये क्रिएट होती हैं ड्यू टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, आपने डिस्कस किया होगा। देखें, ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड आपका जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेट्स सपोज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आपका कंपाउंड साइज छोटा है, अगर आपका कंपाउंड साइज क्या है, छोटा है, तो फिर न्यूक्लियस की ग्रिप, अट्रैक्शन फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगी। तो इस कंपाउंड के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेपरेट करना और न्यूक्लियस को सेपरेट करना मुश्किल है। आप लोग ये पढ़कर आ चुके हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन इस समझ को कहते हैं कि जिसमें हम पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज एक तरफ कर लेते हैं। अगर जो हमारे पास कंपाउंड जो है उसका साइज बड़ा हो जाए, यानी लेट्स सपोज ये कंपाउंड है, इसका साइज बड़ा है, अब चूंकि कंपाउंड साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस जो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए वीकर होगी। क्या होगी? वीकर होगी। इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन के लिए वीकर होगी। तो इससे फिर क्या होगा, किसी तरह का एक और मॉलिक्यूल आएगा और ये मॉलिक्यूल जब इसके करीब आएगा तो फिर उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगी। इस रिपल्शन की फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल फिर कुछ इस तरह की शेप इख्तियार कर लेगा। इसमें पॉजिटिव एक तरफ सिमट जाएगा, नेगेटिव एंड एक तरफ सिमट जाएगा। और अब चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स क्या कहते हैं, सेपरेट हो चुके हैं, दो एंड्स पर ट्रांसफर हो चुके हैं, इसे कहते हैं पोल्स क्रिएट होना। ये इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगी, जिसे हम सिंपली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। और इन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होती है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। जितना साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बड़ा होगा, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड साइज में ज्यादा बड़ा होगा, उतनी ही ज्यादा उस कंपाउंड की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी ही आसानी से वो इस तरीके से अपने अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हुए पोल्स क्रिएट करेगा। और जितनी आसानी से वो पोल्स क्रिएट करेगा, उतनी ही उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कह रहे हैं, वो स्ट्रॉन्गर डेवलप होंगी। इसीलिए फिर हमारा जो कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के इंक्रीज होते ही जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होती है। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज्यादा नहीं है, वीकर है। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज के हैं, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही आप कंपाउंड का साइज बढ़ा देते हो, कार्बन एटम इंक्रीज करते हो, कंपाउंड साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन का अमल हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन हो सकती है तो फिर ये कंपाउंड यानी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होगी और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनकी निस्बत स्ट्रांग होगी। अब आप जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे कंपाउंड साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कंपाउंड साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन का होना, पोलराइजेबिलिटी का होना बढ़ता जा रहा है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जा रही हैं, इसलिए अब ये एक सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास बेसिक के तौर पे रीजन थी पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, और हमने ये देखा कि सॉलिड फॉर्म के अंदर भी, लिक्विड फॉर्म के अंदर भी और गैसियस फॉर्म के अंदर भी हमारा जो अल्केन है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये एग्जिस्टेंस किसी रीजन के तहत है, और वो रीजन ये है कि जैसे जैसे आप चेन लेंथ का इजाफा करते हो, कंपाउंड की लेंथ में इजाफा करते हो, उसके साइज में इजाफा करते हो, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। और जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप सिंपली ये बात कहते हो कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो चुकी हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो चुकी हैं तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बढ़ने की वजह से ये अपनी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर लेते हैं।
तो उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पहले ही फिजिकल मतलब क्या कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपके सामने दूसरी मेंशन करने लगा हूं, सेकंड वन मेंशन करूंगा, ठीक है जनाब। तो मैं इसको रेज करूंगा और फिर आपके सामने जो है दूसरी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को, ठीक है। उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स आपने जो मैंने बोले भी हैं, जो मैंने मेंशन तो कम ही किए, बोला ज्यादा है, क्योंकि ये बातें समझाने वाली थी, तो आप लोगों ने ये नोट डाउन साथ साथ किए होंगे। मैं इसको रेज करूंगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो इनकी सॉलिबिलिटी से रिलेवेंट है, मतलब कि ये जो अल्कीन्स हैं आइदर दे आर सॉलेबल और नॉट इन वाटर, इन एक्वस दे आर सॉलेबल और नॉट, हमने ये डिस्कस करना है बेसिक के तौर पे, ठीक हो गया। हम यहां पर अब डिस्कस कर रहे हैं सॉलेबिलिटी का फैक्टर डिस्कस करेंगे, सॉलेबिलिटी, ठीक है। अब सॉलेबिलिटी को डिफाइन भी कर लेते हैं ना, साथ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन आपने डिस्कस किया हुआ है। आपने पार्ट 1 में जब सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ा था, सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 जो था आप लोगों का बेसिक के तौर पे, ठीक है, बल्कि चैप्टर नंबर आई थिंक 9 था बेसिक के तौर पे, इक्विलिब्रियम था 8। तो आपने इसमें ये डिस्कस किया था कि सॉलिबिलिटी क्या होती है। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेसिक के तौर पे, किसी एक सॉल्वेंट के अंदर एबिलिटी कि वो अपने अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी को डिसॉल्व कर ले, इसे हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखिए हमने सॉल्वेंट की बेस पर इसको डिफाइन किया, हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। सॉलिबिलिटी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सॉलिबिलिटी क्या हो गया, सॉलिबिलिटी का मतलब होता है किसी एक सॉल्यूट की एबिलिटी, किसी एक सॉल्यूट की सलाहियत कि वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, इसे भी हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्या अल्केन्स जो हैं दे आर सॉलेबल इन वाटर और नॉट। हम इसकी रीजन भी पढ़ेंगे इसी में ही और देखेंगे कि किस में सॉलेबल होते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि किस में सॉलेबल होता है। तो हम अगर सॉलेबिलिटी ऑफ अल्केन्स की बात करें, हम लिखते हैं अल्केन्स आर highly non-polar compounds, so they are least soluble कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि not soluble कर लेते हैं क्योंकि किसी हद तक ये डिसॉल्व नहीं होते। not soluble in water but highly soluble in non-polar solvents, ठीक है जनाब। तो ये हाईली सॉलेबल हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, लेकिन ये क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं सॉलेबल होते, यानी वाटर में हमने इसको इनसॉलेबल ही कहा हुआ है क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम, मतलब कह सकते हैं माइन्यूट पे होती है, वो भी हायर लेवल पर जाकर जहां पर जो है इनके दरमियान लैंड डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट करने की शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, तो फिर किसी हद तक ये एफिलिएशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट है, इसलिए हम इसको इनसॉलेबल ही कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, रीजन आपको पता चल गई होगी भाई, अभी मैंने डिस्कस भी कर ली, लिख भी दी है कि हम ये बात जानते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोलर विल डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर, ठीक है। तो चूंकि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक अल्केन्स हैं दे आर बेसिकली नॉन पोलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसलिए इनकी सॉलेबिलिटी इन वाटर एज सच नहीं होती, लेकिन इनकी सॉलेबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे जस्ट लाइक बेंजीन है, जस्ट लाइक फिनोल है, जस्ट लाइक अल्कोहल इटसेल्फ है, ठीक है। या इस तरह से हम अगर बात करें एसिटिक एसिड है, इस तरह से हम बात करें किसी अमीन की बात करेंगे, वो हमारे पास जो है वो हमारे इथाइल डाइअमीन, ठीक है, ये हमारे पास हो सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास सॉल्वेंट्स हो सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे, और वो वाटर यानी वो इन कंपाउंड्स को, इन अल्कीन्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कंप्लीट सलाहियत रखते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्केन्स हम पढ़ने लगे हैं। तो मैं अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मूव करूंगा। थर्ड वन हमारे पास क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा, यानी आप कह लें कि थर्ड पॉइंट हमारा बेसिक तौर पे क्या होगा, वो हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के मुतालिक बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बाय द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल,
बाय द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के इंक्रीज करने का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का कंपाउंड में बढ़ जाना, ठीक है। तो बाय द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस। जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है तो इनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो थी, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस थी, वो स्ट्रांग हो जाती हैं। जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं तो हम ये बात कहते हैं कि फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 4 जो आपने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर, तो उसमें आपने बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आपने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली तौर पे क्या होता है, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the substance becomes equal to the external pressure। यानी कि किसी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो एग्जैक्टली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर है, उसके इक्वल हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और हमने सब्सटेंस को कंप्लीटली वेपराइज करना है, वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप ये बात जानते हो कि वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना होगा। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं तो ये तो आसानी वेपरेट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि कम टेम्परेचर रिक्वायर है। और अगर हमारे पास ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके इनको वेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। हाई टेम्परेचर रिक्वायर है, जब टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर है तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम ये बात देखते हैं, बाय द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, size of molecule, the polarizability increases। The polarizability increases, so their boiling point also increases। So their boiling point also इंक्रीजेस। ठीक हो गया। हमने ये बात देखी कि जब हम साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हैं, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी के इंक्रीज करने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी जो है स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जब वो स्ट्रांग होंगी तो इनके दरमियान जो है वो जो इंटरेक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो चुकी हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रेस कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ मेंशन भी उसने किया हुआ क्वांटिटेटिव, क्या कहते हैं ना, क्वांटिटेटिवली तौर पर बताया हुआ, डिस्क्राइब किया हुआ है, क्वांटिटी मेंशन की हुई है कि हर एक CH2 ग्रुप के इंक्रीज करते हुए कितनी अमाउंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। बाय द इंक्रीज ऑफ ईच CH2 ग्रुप, द पोलराइजेबिलिटी, द बॉइलिंग पॉइंट of compound increase by 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ब्यूटेन है, ओ भाई ये प्रोपेन कर लेते हैं इसको, ठीक है, प्रोपेन है हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग, और इसी के साथ अगर मैं एक और कंपाउंड भी राइट कर दूं, ब्यूटेन। अब अगर मैं इन दो कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन करता हूं तो मैं ये बात देखता हूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बड़ा है। और इनके कमेंट स्लाइड करके दिखा दें ताकि हम जो है इनके क्वेश्चंस देख सकें, क्योंकि अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन का इनका आंसर नहीं किया। देख लें जनाब, क्वेश्चंस के जो है हम इनका आंसर करें। स्लाइड आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा ताकि क्वेश्चन अगर इनका है तो आ जाए। अल्कीन्स, कलरलेस, ऑर्डरलेस। अच्छा चलें नीचे आते हैं, यहाँ ठीक है, याद है सर जी, नीचे आ जाएं। अट्रैक्शन फोर्सेस वीकर होंगी, गॉट दैट। नीचे 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 एक क्वेश्चन है, आई थिंक अल्कीन्स आर नॉन पोलर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सब ये निकाह हुआ है, ठीक है जनाब। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू एबिलिटी टू डिसॉल्व वाटर। ठीक हो गया। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एटम। ठीक है, ज़बरदस्त।
अरीशा के ग्रीन, व्हाट आर द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अच्छा ये तो क्वेश्चन आपने क्या, अच्छा और दूसरा तलहा ने पूछा हुआ है दैट्स अ ग्रेट डिफरेंस, ठीक हो गया, बिल्कुल ग्रेट डिफरेंस आ गया। अच्छा व्हाट आर द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, अरीशा का क्वेश्चन है, मैं अरीशा के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ और फिर वापस आता हूँ अपने इसको जो है वो लिखे हुए चीज़ को वापस एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती क्या है, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पार्ट 1 के अंदर, आपने इसमें देखी थी कि जब भी हमारे पास दो नॉन पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब भी हमारे पास दो नॉन पोलर टाइप ऑफ क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान फिर किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, ये आपने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों नॉन पोलर है ना, इनके अंदर कोई पोल्स नहीं, कोई परमानेंट पोल्स नहीं है, ठीक हो गया। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव, यानी ये मूव कर सकते हैं, गैस हो लिक्विड हो कुछ भी हो, ठीक है, सॉलिड में नहीं होता लेकिन गैस और लिक्विड में होता है कि दे आर फ्री टू मूव, ठीक हो गया। जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में भी एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे एक दूसरे को स्ट्राइक करने के लिए, तो इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव यानी इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगी। अब ये रिपल्शन की फोर्स इतनी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी कि अगर इनका साइज लार्जर है, पोलराइजेबिलिटी है, तो फिर इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन का अमल होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन के अमल के थ्रू क्या होगा कि इनके अंदर पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, इस तरीके से पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज एक तरफ सिमट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ सिमट जाएगा, और इस पोल्स के क्रिएट होते ही क्या कहते हैं हम कि इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप होगी, जिसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। तो ग्रेटर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल greater will be the polarizability, और polarizability का आपको बताया कि ability to prepare, ability to form poles, ठीक है। जितना साइज बड़ा होगा उतनी ही अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कम होगी, उतनी ही एबिलिटी ज्यादा होगी कि वो आसानी से इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो greater the size, greater the polarizability, greater will be the stronger will be the London dispersion forces, और जब London dispersion forces ज्यादा हो जाएंगी तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी रेज करेगा, क्योंकि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज हुआ था, ठीक हो गया। फिर मैं आपसे कह रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, तो क्वांटिटेटिवली बताता हूं कि एक CH2 के इंक्रीज करने से कितना फर्क पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रेस कर जाता है बाय द इंक्रीजमेंट ऑफ ईच CH2 ग्रुप, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं ये प्रोपेन है और ये हमारे पास ब्यूटेन है। प्रोपेन का साइज छोटा, ब्यूटेन का साइज बड़ा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू सिंपल प्रोपेन यानी एन प्रोपेन। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की भाई? तो मैंने यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर की है। अच्छा इससे ऑनवर्ड हम आगे चलते हैं। यहां तक तो आप लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी होगी, आपने ये तमाम पॉइंट्स राइट करने में बता दूं क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस हवाले से, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी है। तो मैं अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बल्कि इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इसके सामने डिस्कस करने लगा हूं, वो भी आपने साथ साथ नोट करना है। तो मैं इसको रेज करूंगा और फिर वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जनाब। अच्छा इनका कमेंट देखें स्लाइड करें नीचे, क्योंकि इनके कमेंट छुप जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है, आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, कमेंट्स छुप जाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं देख पाता। अच्छा सर क्या एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है या नहीं? अगर देखो ना एटॉमिक नंबर का इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, देखो अगर आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर इंक्रीजमेंट हो रही है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में है उसमें इंक्रीजमेंट आ रही है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे, एटॉमिक मास भी तो बढ़ेगा ना। आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करे एटॉमिक मास नहीं बढ़ता, जब आपका एटॉमिक मास बढ़ेगा एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से एटॉमिक मास ही बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द एटम भी इंक्रीज होगा ना, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होगा। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की? एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शेल्स, इजाफी शेल्स आएंगे, जब नंबर ऑफ जो है शेल्स इंक्रीज करेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, तो उससे जब बनने वाला मॉलिक्यूल होगा उसका साइज इंक्रीज करेगा, और जब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। नीचे स्लाइड करें था ना थोड़ा सा, इनका क्वेश्चन देख लें कि कोई है। आई थिंक तलहा ने क्या कह दिया है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अच्छा ये तलहा ने किसी और सीक्वेंस में बता दी है। अच्छा तलहा ये बात आपकी वैसे किसी हद तक ठीक भी है। अगर हम पेरियोडिकल की बात करते हैं तो अलॉन्ग द पीरियड्स हम देखते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड्स अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो इसके इक्विवेलेंटली तौर पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं, और हम ये बात जानते हैं कि पीरियड नंबर शो करता है किसी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ
पॉसिबल नंबर ऑफ शेल्स को, कि कितने नंबर ऑफ शेल्स उसमें होंगे। तो चूंकि पीरियड नंबर एक ही होता है तमाम एलिमेंट्स का जो कि एक पीरियड में पाए जाते हैं, तो शेल में इजाफा नहीं होता। तो जब आपका प्रोटॉन इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज करता है ये है कि ओवरऑल एटम के साइज को श्रिंक कर देता है। तो ये उस सीक्वेंस में बात कर रहे हैं। और अगर जो हम इस हवाले से देखें कि हम पीरियडिक टेबल में पीरियड के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो पीरियड के अलॉन्ग इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ओवरऑल एटॉमिक साइज को डिक्रीज कर देती है। तो उस हवाले से तो ये बात वैलिड है जो कि तलहा ने कही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पीरियडिक टेबल के अंदर बात करते हैं और हम अलॉन्ग द ग्रुप्स की बात करते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, इजाफी शेल्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से हम पोलराइजेबिलिटी में इजाफा ही देखते हैं। हाँ, अगर इस तरह से देखेंगे पीरियड में देखते हैं, तो पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तरह का आंसर भी बिल्कुल ठीक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया, तो इसको जल्दी से आगे जल्दी चलते हैं और अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे से डिस्कस करेंगे। और यहां पर एक और चीज मेंशन यहां पे उसने की हुई है कि अगर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन है कंपाउंड, कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के हाल से हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स ऑलवेज हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच्ड चेन। अब उसकी यहां पर उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है ना, आप लोगों ने देखा होगा यहां पर उसने एक एग्जांपल मेंशन की हुई है। उसने यहां पर एग्जांपल जिस चीज की दी है वो एन ब्यूटेन की एग्जांपल दी है, और जो दूसरी है वो आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब मैं उसकी रीजन भी बताऊंगा आप लोगों को, भी आपने देखनी है, ये रीजन समझनी है। ये -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये हमारे पास -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक हो गया जनाब। तो ये बेसिक के तौर पे हमारे पास है। और तो हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम ब्रांचेस जो है वो लगा देते हैं किसी एक कंपाउंड में, हम जब हाइड्रोकार्बन में ब्रांचेस जो है वो मेंशन कर देते हैं, तो ब्रांच के इंक्रीज करने से क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो जितना हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर हम उसको ब्रांच में कन्वर्ट कर देंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? उसकी रीजन क्या है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस आ जाती हैं कंपाउंड में, तो वो ओवरऑल जो पैकिंग है अंदर कंपाउंड के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, पोलराइजेबिलिटी पे इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे उतनी ही कम जो है वो कंपाउंड की पोलराइजेबिलिटी होगी। जब पोलराइजेबिलिटी कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीकर हो जाएंगी और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हो, तो चूंकि ये नॉर्मल मतलब कि स्ट्रेट चेन है, ये एक हमारे पास एक ब्रांच कंटेनिंग कंपाउंड है। ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, CH3 CH2 CH2 CH3, और इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो ये बना हुआ है CH3 CH CH3 CH3। आप देख सकते हैं दोनों का साइज डिफरेंट है, इसका साइज लार्जर है, इसका साइज छोटा है। चूंकि लार्जर साइज का कंपाउंड है ये, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी यानी एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन का अमल है वो आसानी से हो सकता है। तो जब ये हो सकता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वाई सर? अच्छा, सभी आपको क्वेश्चन पूछनी है, वाई ब्रांचेस इन अल्केन्स, ठीक है, हैव लेस, ठीक है भी, अब यही डिस्कस कर रहे हैं भी सबिहा, बल्कि मसीहुल्लाह जो है क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं, और मसीहुल्लाह और सबिहा का दोनों का क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं मैं कि जब आप ब्रांचेस को इंक्रीज कर देते हो तो ओवरऑल कंपाउंड चेन लेंथ में कमी आ जाती है ना, कंपाउंड के साइज में कमी आ जाती है। देखो ना, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। जब आपकी साइज ऑफ द कंपाउंड डिक्रीज करेगा तो पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी। जब पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, वो वीकर हो जाएंगे। तो उनके हवाले से हम कहते हैं कि फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर हो जाएगा। तो जस्ट ड्यू टू द इंक्रीज्ड पोलराइजेबिलिटी फैक्टर in straight chain alkanes, they have higher boiling point as compared to आइसोब्यूटेन यानी कि ब्रांच चेन। अब वो अहमद एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के सजेशन, मतलब क्या आप कह रहे हैं, करेक्शन लेकर आ गए हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि जी उनकी बुक में 11.7 है और मेरे पास जो इस वक्त बुक है उसमें 10.2 है। तो ये कंफर्म भी कर लेंगे कि भाई क्या चल रहा है, ये हमारे ओल्ड बुक्स के अंदर 10.2 लिखा हुआ है, उस बुक्स में आपकी बुक में कह रहे हैं कि जैसे 11 जो है वो 7 है। तो इस कंफ्यूजन को देखेंगे भाई, इस कंफ्यूजन को देख लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसको मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, इन ब्रांचेस देयर आर लेस
साइड्स फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और उसके बाद अल्लाह ये कह रहे हैं कि इन रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट, बिल्कुल सही है जनाब। लेकिन अगर आप इसको इस सीक्वेंस में देख रहे हो ना, देखो ना, यहाँ पर टर्मिनल कार्बन एटम ज़्यादा है, यहाँ टर्मिनल कार्बन एटम कम है, ठीक है, टर्मिनल कार्बन एटम ज़्यादा है, टर्मिनल कार्बन एटम कम है। तो आप साइड्स की बात करें तो यहाँ पर साइड्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है, लेकिन ओवरऑल ब्रांचेस के इंक्रीज करने से हमारे कंपाउंड की चेन जो लेंथ है, जो साइज है, वो फर्क पड़ रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक हो गया। तो बिल्कुल जनाब, इसको हम फिर जो है वो चूंकि 2 शहादतें आ चुकी हैं, तो इस 2 शहादतों की बुनियाद पर मैं जो है इसको ठीक कर लेता हूँ। ये 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिक के तौर पे आइसोब्यूटेन जो है हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कह लेते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ तक हमने देखा कि क्या रीज़न है कि हमारा जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, और ब्रांच चेन का हाइड्रोकार्बन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, और लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से है। और मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल यही जो हम डिस्कशन इस वक्त कर रहे हैं उसी को ही बयान करता है, और वो ये बात कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है बाय द इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेस बाय द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द कंपाउंड, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे जैसे आप कंपाउंड का साइज इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हो, कार्बन एटम को इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और वैसे वैसे ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो जब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, अच्छा इसके हवाले से हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से हमें मेंशन किया हुआ है कि हर एक CH2 के इंक्रीज करने से कितना फर्क पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से कोई खास ऐसा जो है वो जनरलाइजेशन नहीं है, लेकिन हमेशा इंक्रीज करता है बाय द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम चलेंगे टूवर्ड्स आपके टेस्ट की तरफ, क्योंकि आज दिन है टेस्ट का, हमने टेस्ट भी लेना है, टेस्ट भी आपने परफॉर्म करना है। तो आपका टेस्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। आपने इस टेस्ट को सोच समझ कर अच्छे से जो है वो करना है, क्योंकि टेस्ट अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको गिफ्ट भी मिल सकता है। तो हम जल्द ही जो है आप लोगों के गिफ्ट्स भी आप तक पहुंचाएंगे, आप लोग तक लाएंगे, कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो कि ओवरऑल अच्छी ग्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, उनके लिए हमने अब जो है कुछ गिफ्ट्स वाला इंतजाम कर लिया है। आप लोगों के गिफ्ट्स जो हैं वो भी आप लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और आप लोगों को मिलेंगे, बाकायदा मिलेंगे। और मैंने आपसे कहा था ना कि जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे, जो कंसिस्टेंटली जो है वो पूरे मंथ के अंदर अच्छा बेहतरीन रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके दे रहे होंगे, हम उनको अपने इस क्या कहते हैं स्टूडियो के अंदर भी मदऊ करेंगे, और उनका इंटरव्यू लेंगे, और आप सबको दिखाएंगे कि भाई ये हमारे ब्राइट स्टूडेंट हैं कैंपस के, जिन्होंने इस पूरे पिछले मंथ के अंदर बड़ी हार्ड वर्किंग की है और टॉप किया है, और अब ये आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और ये आपको कुछ जो है वो बताना चाहेंगे अपने हवाले से कि भाई कितने कंसिस्टेंट रहे, कितना पढ़ते रहे, क्या कुछ जो है इन्होंने लर्न किया हमारे थ्रू, और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है कैंपस के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें वो हमें बताएंगे। लेकिन अगर आप उनमें से शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करना होगी, आपको भी हर एक जो टॉपिक है, हर एक लेक्चर है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, हर एक लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली तौर पे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को ग्रैप करना है, सीखना है, और सीखते हुए ही आप आगे चलेंगे तो ज़रूर जो है वो आपके लिए जो आपकी कामयाबियां हैं, ठीक है, वो आपके कदम चूमेंगी। तो यहाँ से इनका टेस्ट जो है वो ऑनर हो चुका है, और ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और अब टाइम जो है थोड़ा ही रह चुका होगा, तो आपने जल्दी टेस्ट को परफॉर्म करना है। और जैसे ही जो है ये टेस्ट कंप्लीट होगा, आप जानते हैं कि फ़ौरन से आपकी ग्रेडिंग आ चुकी होती है, और मैं एक्सपेक्ट हर दिन यही कर रहा होता हूँ कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इनके मार्क्स पूरे आने चाहिए। तो अब देखते हैं कि इनके मार्क्स किस तरीके से आते हैं। अच्छा, आप लोग जो है साथ नोट्स प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको पहले भी कहा हुआ है कि जब भी आप लोगों ने पढ़ने स्टार्ट करना है तो आपके पास एक नोटबुक आपकी होनी चाहिए, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, आपका रजिस्टर होना चाहिए, नोटबुक जिसको हम कह रहे हैं, और आपकी पेंसिल होनी चाहिए। जो बात भी मैं कहूँ या जो बात भी मैं राइट करूँ वो आपके नोट्स में आनी चाहिए। साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहेंगे क्लैरिटी आपको मिलती रहेगी। और यहाँ से कहा हुआ है कि हमेशा ये एक्सपेक्ट मत किया करें कि हम आपको ऑन ईयर यानी लाइव सेशन के अंदर ही, लाइव लेक्चर के अंदर ही तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएं, क्योंकि टाइम महदूद होता है ना। 35 मिनट्स का लेक्चर है, तो उस लेक्चर के अंदर हमें कंसेप्ट भी डिलीवर करना है, आपको देना भी है, मतलब सारा कुछ समझाना भी है, और इसके साथ साथ कुछ बातचीत भी करनी है, आपकी क्वेश्चंस भी लेने। तो सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाते, सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो जब आपकी क्वेश्चंस को मिस हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने पोस्ट कर देनी है, मेरी किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर देना, तो मैं आपको जरूर जो है उसका रिस्पॉन्स करूंगा और आपके उस क्वेश्चन का आपको आंसर करूंगा। यहाँ से डिस्प्ले हो चुके हैं, क्या टाइम रह चुके हैं, थोड़ा टाइम रह चुका है, ज़्यादा टाइम रह चुका है, क्या हो रहा है इस वक्त, क्या रूटीन मतलब क्या सूरत हाल चल रही है, तो वो हम देख लेते हैं। आप लोगों ने जो है टेस्ट ज़रूर परफॉर्म करना है,
और चूँकि ये टेस्ट बेस करता है किस चीज़ के ऊपर, जो हमने लेक्चर्स डिलीवर किए, कल किया था और आज भी हमने किया है, इन्हीं के बेस के ऊपर जो है हमने ये टेस्ट आपके लिए बनाया है। और ये टेस्ट बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है भाई, इंतहाई आसान टेस्ट हो चुका है, अपलोड हो चुका है, टेस्ट ऑन एयर हो चुका है। ठीक है जनाब, टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट आप लोगों ने ज़रूर परफॉर्म करना है। और टेस्ट जो है आप लोगों के लिए जो है एक आप कह सकते हैं असेसमेंट है कि आपने जो है इस लेक्चर के अंदर क्या कुछ सीखा है और कितना कॉन्सेप्ट जो है वो आपने ग्रैब किया है इस पूरे लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर इनका टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है तो फिर मुझे भी डिस्प्ले कर दें, देखें कि क्या इनकी सूरत हाल है, क्या टाइम रह चुका है, और फिर उसके बाद हम इनके रिजल्ट्स को भी ऑनर जो है वो बता सकें कि इनके क्या रिजल्ट्स हैं और क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो आप लोगों ने जो है ना अच्छे तरीके से टेस्ट करना है, क्योंकि टाइम अब थोड़ा ही रह चुका होगा और जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाता है, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, फ़ौरन से जो है वो टाइम गुजर जाता है और फिर हम कहते हैं कि जी टेस्ट तो गुजर चुका, अब मैं किस तरीके से करूँगा, फिर तुक्के लगाना पड़ते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे होते। तो आप लोगों ने इन 3 मिनट्स जो होते हैं या 4 मिनट्स होते हैं, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, 3 मिनट्स का की लॉजिक क्या है? बेसिक के तौर पे हम 5 MCQs करते हैं, 3 मिनट्स हम देते हैं आपको। उसकी लॉजिक यही है कि हम आपको उस लेवल पर भी लेकर आएँ, मतलब ट्रेन करें, क्योंकि आपने आगे जाके एंट्री टेस्ट देना है। तो आप ये बात जानते हो कि एंट्री टेस्ट के अंदर जो MCQs होते हैं उनके लिए टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो आपने टाइम मैनेज करना होता है, अपने टाइम के अंदर अंदर रहते हुए MCQs को सॉल्व करना होता है। तो ये बेसिक के तौर पे वही ट्रेनिंग है जो कि आप लोगों को यहाँ पे करवाई जा रही है। तो आप लोगों ने इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाना है और इस पैनिक सी सिचुएशन के अंदर जिसमें 3 मिनट्स का होता है उसके अंदर अंदर रहते हुए आपने क्या करना है, टेस्ट को परफॉर्म करना है और टेस्ट के रिजल्ट्स भी आपको जो है कुछ ही सेकंड्स के अंदर डिस्प्ले हो जाते हैं। की वजह से जो है ना आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो शो नहीं हो रहे। तो बाकी टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और आई थिंक मेरे ख्याल से टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम इस लेक्चर को भी वाइंड अप करते हैं। लेकिन आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स आपको ज़रूर डिस्प्ले होंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, दुआ में हमें ज़रूर याद रखें और अच्छा अच्छा पढ़ें और मेहनत करें और सबके लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।